तो ये देखिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ये मैंने भी सबको समझा दिया, अगर फिर से मैं लेवलिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। ये सबसे बाहर वाली लेयर कौन है? ये है आपका पेराइटल लेयर, है कि नहीं? पेराइटल लेयर। अच्छा, और अंदर वाली ब्लू वाली लेयर कौन है? विसरल लेयर, विसरल लेयर। और बीच में जो कैविटी है, उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? वेजाइनल कैविटी। क्या बोलेंगे? वेजाइनल कैविटी, ठीक है। और इन तीनों को एक साथ मिला के हम क्या बोलेंगे? इन तीनों को एक साथ हम मिलाकर क्या बोलेंगे? बोलो रिवा। इन तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस नॉन एज, बोलो। टूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये आउटर मोस्ट लेयर है किसका? टेस्टिस का, ठीक है। चलो उसके अंदर आ जाओ। ये काली वाली पूरी लेयर क्या नाम है? सेकंड लेयर है टेस्टिस का। क्या नाम है इसका? ज्योति, ट्यूनिका, ज्योति, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टूनिका एल्बुजिनिस। किस चीज का बना है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। चलो उसके अंदर इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस वॉल नॉन एज, बोलो अभिषेक क्या बोलेंगे इसको? सबसे अंदर वाली लेयर को? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तुम तो कुछ बोलते हो। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, कुछ बोल देता है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। चलो मैंने बोला था जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उन्होंने ही पार्टीशन किया है, तो जो बीचों बीच वाला पार्टीशन है उसको तो हम क्या बोलेंगे? मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम टेस्टिस या मीडिया स्टीनम सेप्टा। और ये वाला जो है वो कौन है? वो है टेस्टिकुलर सेप्टम, टेस्टिकुलर सेप्टा। और ये तो कंपार्टमेंट्स बने उसी को क्या बोलोगे आप? टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या चैम्बर, कंपार्टमेंट, या इसी को क्या बोलोगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नंबर मैंने बता दिया। नंबर इससे होता है इसका 200 से 400 के बीच में रेंज में। एनसीईआरटी बोलती है 250, तो आप 250 याद रख लेना। मोर एक्यूरेट आंसर एनसीईआरटी वाला डाटा मारना, ये भी सही है, गलत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया। अब इसके आगे अच्छा इसमें फ्लूइड भर दो। अरे पता है फ्लूइड क्या होगा? वैजाइनल फ्लूइड होगा। हाइड्रोसिल भी तो इसी की वजह से होता है, अभी बताया ना। क्या काम है इसका फ्लूइड का? अरे चोट लगेगा तो एक हद तक प्रोटेक्शन देगा ना मैकेनिकल डैमेज से। चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका। चलो भाई यहाँ तक तो बता दी। अब समझना ध्यान से, अब आएगी बात। ये जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स है, लोब्यूल्स है, ये पूरी तरीके से भरा होता है फ्लूइड से। किससे भरा होता है भाई? फ्लूइड से। पूरी तरीके से फ्लूइड से भरा होता है। ये पूरा देख रहे हो, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल पूरी तरीके से एकदम फ्लूइड से भरा होता है। और पता है इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। चलो इस फ्लूइड का क्या नाम रख दिया मैंने? इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फ्लूइड का नाम क्लियर है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लूइड इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल या चैम्बर। अब समझना ध्यान से, हर चैम्बर के अंदर, हर टेस्टिकुलर चैम्बर कितने हैं? 250। एनसीईआरटी गवानी तो 250। हर चैम्बर के अंदर एक से तीन, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, एक से तीन हाईली क्वाल्ड ट्यूब्यूल होता है। फाइन ट्यूब्यूल, हाईली क्वाल्ड। जैसे लड़कियों के बाल गुथे हुए नहीं होते, जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है, दूसरा ट्यूब इसको पूरी तरीके से इस तरीके से क्या हुआ है? क्वाल्ड है। एक मान लो एक और है, एकदम हाईली क्वाल्ड होता है। अब मैं हाईली क्वाल्ड इसके अंदर बनाऊंगा तो डायग्राम हो जाएगा गुचड़ू। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मान लो किसी में एक गो ट्यूब है, किसी में दो गो है, किसी में तीन गो है, तो मैं उसको हाईली क्वाल्ड नहीं दिखा पाऊंगा, डायग्राम एकदम घोच पोच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको जिग जैग बना दूंगा। वो जिग जैग क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्वाल्ड है, ठीक है। तो देखो एक ट्यूब मैंने यहाँ बनाया, देख रहे हो, एकदम क्वाल्ड बनाया मैंने, और जिग जैग बनाया, देख रहे हो। जिग जैग का मतलब वो क्वाल्ड है, एक ट्यूब। तो एक और बना देता हूँ, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, एक से तीन पाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने दो बनाया, इसमें देखो मैं तीन बना दूंगा। एक से तीन होता है, किसी में एक भी होता है, किसी में दो भी होता है, किसी में तीन भी होता है।
एकदम फाइन, एकदम पतला ट्यूब्यूल होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, आपस में कॉइल्ड होता है, गुच्छा। जैसे लड़कियां बाल गुथ नहीं लेती ऐसे ऐसे, वैसे ही गुच्छा गुथा हुआ रहता है। लेकिन मैंने गुथा हुआ नहीं दिखाया, टाइम भी वेस्ट होगा और दूसरा डायग्राम भी घुचड़ू जैसा लगेगा, ठीक है। तो हाईली कॉइल्ड होता है, बात ध्यान में रखना, ठीक है। मैं लेवलिंग में लिख दूंगा हाईली कॉइल्ड। इसमें देखो 3 बनाया, इसमें फिर से 2 बना देते हैं लोग। एकदम हाईली कॉइल्ड फाइन ट्यूब्यूल, हाईली कॉइल्ड, इसमें मैं एक ही बनाता हूँ, चलो। highly coiled fine tubule, and this tubule is known as, this highly coiled fine tubule is known as seminiferous tubule। क्या नाम है इसका? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 1 से 3 ट्यूब्यूल होते हैं एक कंपार्टमेंट में, 1 2 3 इन 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट। या हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होते हैं, थ्योरी में नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ऐसे ऐसे अगर आप एवरेज निकालोगे तो अगर 250 कंपार्टमेंट है और एक कंपार्टमेंट में अगर मैं एक भी मानूं तो मिनिमम कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर मिनिमम कितने ये हो जाएंगे आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? 250। अगर मैं 3 करके भी मानता हूं तो बताओ 750 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना लगभग। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी नंबर 250 से 750 हो सकती है एनसीईआरटी का डाटा के हिसाब से, और हमारे डाटा के हिसाब से तो 1000 भी पहुंच सकता है, लेकिन इसकी डाटा आपसे कोई पूछता नहीं है। बस ये पूछेगा कि ईच कंपार्टमेंट में, ईच लोब्यूल में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? आंसर 1 2 3, ठीक है। अब समझना, आप देखो इसके बाहर का फ्लूइड तो क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसी फ्लूइड में कौन फ्लोट कर रहा है? ट्यूब, जिसका क्या नाम है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और उसके बाहर बाहर तो क्या है भाई? फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसी फ्लूइड में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं, जैसे ये देखो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, यहाँ पे भी है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, दिख रहा है ये वाला। इस सेल्स का क्या नाम है? सुना ध्यान से, अगर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है तो क्या मैं इस सेल का नाम इंटरस्टिशियल सेल बोल दूंगा तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या? बोलो। अरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है तो मैंने इसका नाम रख दिया इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि इसी को लैडिंग ने ढूंढा था, इस पहली बार देखा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लैडिंग सेल। तो लैडिंग सेल कहाँ है बताओ? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर या बाहर? बाहर, जस्ट बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। पता है यही जो लैडिंग सेल है ना, यही रिलीज करता है एंड्रोजन। कब रिलीज करेगा, कैसे करेगा, वो चर्चा तो हम आगे करेंगे। यही रिलीज करता है एंड्रोजन। और एंड्रोजन का बताओ, मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल बताया ना, टेस्टोस्टेरोन, यस और नो? मेल सेक्स हार्मोन का एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, एंड ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन। तो बताओ इंटरस्टिशियल सेल कहाँ है? बाहर। तो बताओ यह, अरे हार्मोन बनाता है। तो मुझे बताओ क्या ये जो लैडिंग सेल है वो एंडोक्राइन सेल है कि नहीं है? क्योंकि हार्मोन बना रहा है, तो इसका मतलब तो एंडोक्राइन नेचर का, हेलो हेलो, ये एंडोक्राइन नेचर का है कि नहीं है? एंडोक्राइन सेल है क्योंकि हार्मोन बना रहा है। चलो अब बात करते हैं ये तो क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। कब बनाएगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं स्पर्म कहाँ बनता है। स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये लो स्पर्म बन गया, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म बनता है, कैसे बनता है उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। स्पर्म बनता है इसके अंदर, तो स्पर्म तो यही बन के रखा रह जाएगा? नहीं 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 नहीं, स्पर्म जैसे ही यहाँ बना तो अब समझना होता क्या है। मैं किस कलर से दिखाऊं? पीला कलर से दिखा देता हूँ, चलो आ जाओ। अब क्या होता है, ये कुछ कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लेते हुए एक कॉमन डक्ट बनता है यहाँ पे, देखो, ठीक है, ट्यूब बनता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे इन सबको लेते हुए ट्यूब बन गया, मान लो इन सब इनको भी ले लिया। जरूरी नहीं है कि एक ही कंपार्टमेंट के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ले, यहाँ से लेते हुए एक ट्यूब बना इधर, यहाँ से लेते हुए एक ट्यूब बन गया इधर, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे ही मान लो कि यहाँ से लेते हुए एक ट्यूब बन गया है, ये ट्यूब आगे इधर चला गया, ये ट्यूब यहाँ चला गया, ठीक है। देखते रहो ध्यान से, ये ट्यूब यहाँ चला गया, मान लो ऐसे इधर, ऐसे ये ट्यूब इधर आगे आगे यहाँ तक पहुंच गया। ये ट्यूब ये सिंगल था तो एक ट्यूब बना के आगे कंटिन्यू हो गया। अब ये जो पीला वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो ट्यूब्यूल आपको दिख रहा है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करेगा, उसका नाम है ट्यूबुला रेक्टा। क्या नाम है? ट्यूबुला मतलब ट्यूब जैसे, रेक्टा, ट्यूबुला रेक्टा। इसकी नंबर जानना चाहोगे? इसकी नंबर होती है 20 से 30, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दे रहा हूँ, 20 से 30। और ये 20 से 30 ट्यूबुला रेक्टा सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कलेक्ट करके आगे ट्यूब बना के कंटिन्यू।
तो मैं 20 से 30 तो यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, डायग्राम हो जाएगा गुचड़ू, जगह भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ 5 दिखा दिया। अब ये सारे ट्यूब कहाँ जाएंगे, इसकी ओपनिंग देख रहे हो, ये कहाँ जाएगी, तो पता है ये डोर्सल वाला चैम्बर अभी खाली है, बताए ना। अब इस डोर्सल चैम्बर में सारे के सारे ट्यूब आके खुल जाते हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स दिखता है। जैसे देखो ये खुल गया, ये एक ओपनिंग में खुला है, ये इस ओपनिंग में खुला, ये खुला इस ओपनिंग में, ये खुला इस ओपनिंग में, ये खुला इस ओपनिंग में, मान लो और भी कोई था, ऐसे ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स दिखता है, हाईली कॉम्प्लेक्स। जिसमें कौन खुल रहा है, ट्यूबुलर रेक्टा आके। ये पूरा स्ट्रक्चर जो हाईली कोइल्ड मतलब हाईली कोइल्ड कोइल्ड नहीं, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे का मतलब ये होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, रेटे टेस्टिस। इसका नंबर यहाँ पे कुछ नहीं है, नंबर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, रेटे टेस्टिस, एकदम नेटवर्क लाइक दिखेगा, जाल लाइक, एकदम पूरा नेटवर्क, रेटे टेस्टिस, ठीक है। अब समझना ध्यान से, रेटे टेस्टिस से यहाँ से फाइनली अब ट्यूब निकलता है बाहर, एक डक्ट निकलता है बाहर। जैसे मान लो कि इस जैसे नेटवर्क है ना, नेटवर्क में हर ओपनिंग में आके कौन खुला है, ट्यूब रहता है। तो मान लो इससे कोई एक ट्यूब निकल गया बाहर, मान लो इससे दो, अरे इससे एक ट्यूब निकल गया बाहर, एक ट्यूब और निकल गया, मान लो इससे एगो निकल गया है, ऐसे ही यहाँ से ही निकल गया बाहर है, ऐसे यहाँ से निकल गया बाहर, ठीक है, ऐसे ये यहाँ से निकल गया बाहर, ऐसे कई सारे ट्यूब बाहर निकल जाएंगे। फाइनली ये सारा ट्यूब, ये जितने देख रहे हो ना, सब एक ही जगह आके, अरे यार ये सारा एक ही जगह आके खुलने वाले हैं। पहले बाहर निकले, उसका नाम क्या वो मैं अभी बताऊंगा, रुक जाओ। ये सब फाइनली एक जगह आके खुल जाएंगे, एक कॉमन स्ट्रक्चर में आके खुलेगा सारा ट्यूब। पहले बताओ इस ब्लू वाले का क्या नाम है, इस ब्लू वाले का नाम सुन लो पहले, एक एक ट्यूब का नाम। इसका नाम है वास इफरेंसिया। क्या नाम है, प्लूरल हो जाएगा, वासा, वासा इफरेंसिया। अरे इफरेंट का मतलब बताए थे, अवे फ्रॉम द ऑर्गेन, बताए थे, वासा इफरेंसिया। इसका नंबर जानना चाहोगे, इसका नंबर होता है 12 से 20, 12 से 20। तो 12 से 20 वासा इफरेंसिया रेटे टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करेगा, और सारे के सारे वासा इफरेंसिया एक कॉमन पार्ट में आके खुलेंगे। और वो कॉमन पार्ट क्या पता है, जहां पे एकदम हाईली कोइल्ड एक ट्यूब होता है, ऐसे एकदम हाईली कोइल्ड एक ट्यूब होता है, उसके चारों ओर से कवरिंग भी होता है, ऐसे ऐसे। और फिर वो हाईली कोइल्ड पार्ट ऐसे ऐसे एक कॉमन ओपनिंग में कंटिन्यू हो जाता है, मतलब एक कॉमन ट्यूब में ऐसे कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, ऐसे। और फिर वो ऐसे जाके आगे कंटिन्यू, अरे थोड़ा डायमीटर और ले लेना, ऐसा कंटिन्यू हो जाता है। फिर लास्ट में वो जाके ऐसे टेल बना लेता है, और टेल भी थोड़ा क्वाइल्ड है लेकिन उतना क्वाइल्ड नहीं है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये क्या पता है, ये है एपिडिडाइमिस, ये पूरा पार्ट क्या है, एपिडिडाइमिस। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस यहाँ जाके खत्म हो गया। अब एपिडिडाइमिस क्या करता है, यहाँ से फर्दर एक लंबे से ट्यूब में कंटिन्यू होता है, एक लंबे से ट्यूब में कंटिन्यू होता है। ये ट्यूब आगे जाता जाएगा, कहाँ जाएगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी रुक जाइए। इस ट्यूब को बोलेंगे वास डिफरेंस, प्लूरल हो जाएगा वासा डिफरेंसिया। वास जो कि एक टेस्टिज में, तो दूसरे टेस्टिज में भी ऐसा ही होगा, वास डिफरेंस। अब समझना मेरी बात ध्यान से, स्पर्म कहाँ बना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वहां से कहाँ आया, ट्यूबुला रेक्टा, 20 से 30 ट्यूबुला रेक्टा, सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कलेक्ट करके ले आया कहाँ, ट्यूबुला रेक्टा। ट्यूबुला रेक्टा क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज कर देगा रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से जो ट्यूब निकल रहा है टेस्टिस से बाहर, वो कौन है, वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया जाके एक कॉमन ओपनिंग में जाके, मतलब एक कॉमन जगह खुल गया जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जाके आगे कंटिन्यू हो गया वास डिफरेंस में। फाइनली स्पर्म पहुंच चुका है वास डिफरेंस में, और ये वास डिफरेंस इंगुइनल कैनाल के स्पर्मेटिक कोड को होते हुए, ये टेस्टिस कहाँ था, स्क्रोटम, वहां से स्क्रोटम से कौन निकलता बाहर, इंगुइनल कैनाल। तो टेस्टिस से बाहर कौन निकला, बाहर तो निकला वासा इफरेंसिया। सारे वासा इफरेंसिया टेस्टिस के माथे पे, यहीं पे सब कुछ एकदम बहुत छोटे से जगह में होता है, वहीं पे एपिडिडाइमिस में खुल गया, और एपिडिडाइमिस आगे कंटिन्यू हो गया वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस उस स्क्रोटम कैविटी से बाहर निकल रहा है, इंगुइनल कैनाल को होते हुए स्पर्मेटिक कोड के अंदर अंदर आ गया एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में पहले वो यूरेटर को टर्न मारेगा, और उसके आगे वो कहाँ जाएगा उसकी चर्चा हम करेंगे आगे अगले डायग्राम। क्या यहाँ तक टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया सभी को, बोलिए यहाँ तक समझ में आया, अभिषेक,
अभिषेक, Yes, sir. ज्योति, ज्योति, Yes, sir. रिभा। Yes, sir. चलो अब बता रहे हैं क्या, सुनना ध्यान से। एक बार पता है स्पर्म तो कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आपको हम आगे स्ट्रक्चर भी बताएंगे। एक बार बताओ टेस्टिस का मेन काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना और क्या एंड्रोजन भी बनाना, लेकिन मेन काम क्या है, मेन काम स्पर्म का प्रोडक्शन। स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो क्या हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोडक्शन। वो करता कौन है बेसिकली, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक टेस्टिस में, छोटा सा टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस में ऐसे ऐसे 250 से 750, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो लगभग 1000, लगभग 1000 ऐसे ऐसे ट्यूब होते हैं। एकदम फाइन ट्यूब, पतला सा ट्यूब होता है, हाईली क्वाल्ड होता है। उसी को तो प्रोटेक्शन देने के लिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने बनाया है कंपार्टमेंट, और उसके बाद फिर ट्यूनिका वेजाइनालिस फ्लूइड का लेयर बना दिया। ठीक है, तो ये जो फाइन ट्यूब्यूल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्रॉस सेक्शन भी पढ़ेंगे, ऐसे काटेंगे और उसका क्रॉस सेक्शन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म बन गया, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे आज। और वो स्पर्म अपना एनर्जी खर्चा करके आ गया कहाँ, ट्यूबुलर एक्टिस। ट्यूबुलर एक्टिस के पास कहाँ के बाद कहाँ गया, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया के बाद टेस्टिस ने पहली बार, मतलब स्पर्म ने पहली बार टेस्टिस से बाहर निकला है, वासा एफरेंसिया को। अब रुको, अब रुको, अब स्पर्म को बोला जाता है कि तुम अपना एनर्जी बचाओ, क्योंकि अगर तुम अपना सारा एनर्जी इस मेल बॉडी के अंदर ही खर्चा कर दोगे, तो जब तुम फीमेल बॉडी के अंदर जाओगे तो वहां तुमको ह्यूज एनर्जी की डिमांड होगी। काहे भाई, क्योंकि वहां तुमको एग को फर्टिलाइज करना है, एग के मेम्ब्रेन को फाड़ना है, और फीमेल बॉडी में जाने के बाद भी तुमको एक लंबा सा रूट ट्रेवल करना है। वहां पे तुम एनर्जी कहाँ से लाओगे, सारा एनर्जी यहीं पे खर्चा कर दोगे। तो रुको, तुमको मेल बॉडी के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ सिखाते, तुम अपना एनर्जी खर्चा बंद करना बंद करो पहले। ठीक है, तो बोला फिर मैं मेल बॉडी से बाहर कैसे निकलूंगा, तो मेल बॉडी ने बोला रुको ना, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, तुम अपना एनर्जी पहले खर्चा करना बंद करो। तो बोले कैसे बंद करो, तो स्पर्म जब पहुंचा कहाँ, एपिडिडाइमिस के पास। देखो स्पर्म जब बाहर निकला कहाँ, इससे बाहर कहाँ, यहाँ पे आया स्पर्म, यहाँ तक तो वो अपना एनर्जी खर्चा करके आया। अब वासा एफरेंसिया क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। क्या होता है, सिलिएटेड, मतलब अंदर से सीलिया लगी होती है ऐसे। तो सीलिया क्या करेगी, स्पर्म को फ्लो करके पहुंचा देगी कहाँ, एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब समझना एपिडिडाइमिस के इस हेड वाले पार्ट में क्या होता है, स्पर्म जो है, मान लो स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ाएंगे आपको। स्पर्म का जो हेड है ना, हेड पे एक कोलेस्टेरॉल की पहली बार लेयर पहनाई जाती है। क्यों पहनाई जाती है वो भी बताऊं। एक कोलेस्ट्रॉल की क्या कर दी गई, लेयर, ये क्यों पहनाई गई ये भी बताएंगे, रुक जाओ। दूसरा, स्पर्म की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बताएंगे आपको। स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है काइनेज एंजाइम, जो एटीपी के प्रोडक्शन में काम आता है। तो ये क्या करता है, कौन, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इनहिबिटरी प्रोटीन, और वो इनहिबिटरी प्रोटीन स्पर्म की इस काइनेज एंजाइम को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, इनएक्टिव। तो मुझे बताओ, अगर एक काइनेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या एटीपी का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। तो अभी एटीपी बनाना रोक दिया गया, बोला माइटोकॉन्ड्रिया को रुको, तुम एटीपी बनाना ना जाना जब फीमेल बॉडी में, तब बनाना, अभी मत बनाओ, क्योंकि अभी तुम एटीपी बनाओगे तो खर्चा भी कर दोगे, क्योंकि एटीपी स्टोरेज नहीं होता बॉडी में, बनाओगे खर्चा कर दोगे। तो तुम अभी ये होशियारी मत करो, क्योंकि बाद में तुमको फिर एनर्जी कोई देने वाला भी नहीं है। अभी तुम एटीपी मत बनाओ। तो एपिडिडाइमिस ने क्या किया, इनहिबिटरी प्रोटीन बना के स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया के काइनेज एंजाइम को इनएक्टिव करके एटीपी प्रोडक्शन को अभी रोक दिया, अभी मेल बॉडी के अंदर। एक और काम क्या किया इसने, कोलेस्ट्रॉल बना के स्पर्म की हेड पे टोपी पहना दिया, उसको बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल लेयर, पहना दिया। दो काम क्यों किया, सुना ध्यान से। पहली बात, अगर ये स्पर्म अभी यहीं पर मूव करने लगेगा और पूरी मेल बॉडी में एनर्जी निकाल देगा, पता है ये जो एपिडिडाइमिस है ये 6 मीटर लॉन्ग है। कितना, 6 मीटर लॉन्ग। अब 6 मीटर लंबा है यहाँ, फिर वास्ट डिफरेंस आगे और लंबा। तो इतना लंबा अगर स्पर्म मूव करेगा अपना एनर्जी खर्चा करके, तो एनर्जी खर्चा हो जाएगा। इसीलिए
स्पर्म को क्या किया गया, इनहिबिटरी प्रोटीन से काइनेज एंजाइम को एक्टिव किया गया, एक काम कि उसका एनर्जी बचे। दूसरा, स्पर्म बड़ा भागदौड़ कर रहा था, बड़ा मूवमेंट कर रहा था, तो उसका जो हेड वाला पार्ट है ना, हेड पार्ट बड़ा ही सेंसिटिव है। क्यों? यहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम वहां फीमेल बॉडी में जाने के बाद एग के मेम्ब्रेन को भेदने में, छेद करने में काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम, और इस पूरे पार्ट का, ये जो पार्ट जहाँ पे एंजाइम है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो ये एपिडेरामिस ने बोला कि रुको, तुम अगर यहाँ पे उछलोगे कूदोगे और तुम्हारा एक्रोसोम का एंजाइम अगर रिलीज हो गया तो तुम वहां पे एंजाइम कहाँ से लाओगे? तो मैं करता हूँ क्या, तुम्हारे इस कोलेस्टेरॉल के मतलब एक्रोसोम के बाहर एक कोलेस्ट्रॉल का लेयर पहना देता हूँ। अब तुम यहाँ पे उछल कूद के किधर भी जाओगे तो तुम्हारे एक्रोसोम फटेगा नहीं और एंजाइम रिलीज होगा नहीं, तो वहां जाने के बाद तुमको एंजाइम की कमी नहीं होगी। बताओ, ये कोलेस्ट्रॉल लेयर का पहनाना, ये भी क्या कर रहा है, स्पर्म को सिखा रहा है कि तुम तैयार हो जाओ, फीमेल बॉडी में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन कराना है तुमको। और ये काइनेज एंजाइम को भी इनएक्टिव करके मेल बॉडी के अंदर स्पर्म को क्या सिखा रहा है एपिडेरामिस, कि तुम तैयार हो जाओ फीमेल बॉडी में जाने के बाद मूवमेंट करने के लिए। मुझे को बात बताओ, स्पर्म का काम क्या है? एग को जाके फर्टिलाइज कर देना, यही तो काम है उसका। तो स्पर्म की कैपेसिटी क्या है कि वो एग को जाके फर्टिलाइज कर देगा। तो मुझे बताओ, मेल बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर उसकी कैपेसिटी को रोका जा रहा है या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है? रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्पर्म का कैपेसिटी दिखाने का काम फीमेल बॉडी के अंदर चलेगा, मेल बॉडी के अंदर नहीं चलेगा। मेल बॉडी के अंदर अंडा कहां से आएगा? वो तो फीमेल बॉडी में है। तो एपिडेरामिस बोलता है स्पर्म को कि तुम अपना कैपेसिटी फीमेल बॉडी में जाके दिखाना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चलो भाई स्पर्म, मैं तुमको यहाँ पे डीकैपेसिटाइज कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं तुम्हारे कैपेसिटी को छुपा दे रहा हूँ, सीज कर दे रहा हूँ। जब तुम फीमेल बॉडी में जाना तो कोई तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल लेयर को भी हटा देगा और कोई तुम्हारे काइनेज को भी हटा देगा, मतलब काइनेज को एक्टिव भी कर देगा। कौन करेगा? फीमेल बॉडी में पढ़ाने को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे जो स्पर्म को, मतलब तुम्हारी जो कैपेसिटी है, मैं उस कैपेसिटी को यहाँ पे सीज कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तुम ये काम करोगे तो एनर्जी खर्चा हो जाएगा, एक्रोसोम का एंजाइम बर्बाद हो जाएगा, तो वहां तुम अपना कैपेसिटी दिखा ही नहीं पाओगे। तो मुझे बताओ, एपिडेरामिस कैपेसिटेशन कर रहा है या डीकैपेसिटेशन? आंसर इज डी कैपेसिटेशन। मैंने डीकैपेसिटेशन को बहुत अच्छे से समझाया है, तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। एपिडेरामिस क्या कर रहा है? स्पर्म को डीकैपेसिटाइज कर रहा है। काहे? अच्छा, डीकैपेसिटाइज का मतलब क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल के लेयर को पहनाकर और स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया के काइनेज एंजाइम को इनएक्टिव करके स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइज करने के लिए तैयार करना, मेल बॉडी के अंदर उसको इनएक्टिव करना, स्पर्म को इनएक्टिव करना, डीकैपेसिटेशन। मुझे को बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये काम करके स्पर्म को मैच्योर किया जा रहा है, स्पर्म को तैयार किया जा रहा है, स्पर्म को ट्रेनिंग दिया जा रहा है? तुम सीखो, बच्चे हो अभी, तुम सीखो, एनर्जी यहाँ बर्बाद नहीं करते, तुम सीखो। यहाँ पे अपने हेड माथा को फाड़ मत लेना, फाड़ लोगे तो एक्रोसोम का एंजाइम बर्बाद हो जाएगा। सीखो, बच्चे हो तुम अभी, नादान हो, सीखो, मैच्योर हो। तो मुझे बताओ, डीकैपेसिटेशन के दौरान एपिडेरामिस ने स्पर्म को मैच्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा कि एपिडेरामिस ने एक और काम क्या किया? स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन, क्योंकि स्पर्म का क्या काम है? फर्टिलाइजेशन कराना। तो उसके लिए जो मैच्योरिटी लाई गई, मैच्योर किया गया, मैच्योरेशन किया गया, किसने किया? एपिडेरामिस ने। तो एपिडेरामिस के इस हेड वाले पार्ट ने दो बड़ा काम किया। एक तो क्या? कोलेस्ट्रॉल की लेयर पहनाई, और एक तो क्या? स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया के काइनेज एंजाइम को इनएक्टिव किया। और इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल मैच्योरेशन। और यही क्या है? डीकैपेसिटेशन। मुझे बताओ, इस एपिडेरामिस की ये दोनों रोल कितनों को समझ में आ गई? अभी से एक समझ में आया? यस सर। ज्योति, यस सर। रिभा, सर कैप को पहनाया गया ना है। हाँ, मतलब कैप, मतलब अरे टोपी एक तरह से, मतलब कोलेस्ट्रॉल की लेयर है, उसको वहां पे अटैच किया गया। हाँ बोलो। तो उसको कैपेसिटीज बोलना चाहिए था, डीकैपेसिटीज क्यों बोला? अरे यार, कैप यहाँ पे कैप से कैपेसिटेज नहीं आया, ये कैपेसिटेज बढ़ा है कैपेसिटी से। अरे भाई, तुम कैसे कनेक्ट कर ले रहे हो? ये कैप से नहीं आया, टोपी से नहीं आया, ये बढ़ा है कैपेसिटी से। और स्पर्म की कैपेसिटी होती है एग को फर्टिलाइज करना। मेल बॉडी के अंदर तो उसकी ये कैपेसिटी को सीध किया जा रहा है ना, क्योंकि उसको ये कैपेसिटी दिखाना है फीमेल बॉडी में जाके। तो ये कैप वर्ड यहाँ टोपी से नहीं आया, ये पूरा वर्ड है कैपेसिटी। अब समझ में आया? और यहाँ पे कैपेसिटी को सीज किया जा रहा है। और बोलो, कोई डाउट है? नो सर। चलिए, अब एक बड़ा चक्कर पड़ गया, लफड़ा पड़ गया। क्या लफड़ा पड़ गया?
स्पर्म ने इस एपिडिडाइमिस के आज्ञा को तो मान लिया। अब स्पर्म बोल रहा है अरे वो एपिडिडाइमिस, तुमने मुझे मैच्योर तो कर दिया, मैं सीख बुझ लिया, अब मैं मेल बॉडी से बाहर कैसे निकलूंगा? तुमने मेरे एटीपी प्रोडक्शन के एंजाइम को तो इनएक्टिव कर दिया, अब मुझे एनर्जी तो है नहीं। एपिडिडाइमिस ने बोला रुको ना भाई, तुम हल्ला क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेल बॉडी से बाहर निकलना है ना, मैं बाहर निकल पाऊंगा, रुको। अब क्या है, आगे का पूरा पार्ट, ये जो एपिडिडाइमिस दिख रहा है इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। इसको बोलते हैं टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, और ये वासा डिफरेंशिया। इस पूरे लेयर में, ये जो मिडिल पार्ट है, टेल पार्ट है और ये वासा, इस पूरे लेयर में मसल लगी होती है ऐसे करके। ये मसल देख रहे हो, सर्कुलर मसल होती है ऐसे करके। 3D में समझने की कोशिश कर। सर्कुलर मसल होती है, सर्कुलर मसल, स्मूथ सर्कुलर मसल। क्या बोला मैंने? स्मूथ सर्कुलर मसल। अब स्मूथ क्यों बोला, ये बात आपको मसल में पढ़ा देंगे। स्मूथ स्मूथ सर्कुलर मसल, ठीक है। अब क्या होता है, इस स्मूथ, जैसे पाइप है, मान लो ये पाइप है, इसमें बाहर से क्या लगा, स्मूथ सर्कुलर मसल। अगर ये सर्कुलर मसल इसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मुझे मान लो कि यहाँ पे स्पर्म आया था, मान लो यहाँ पे स्पर्म आया था, पहुंच गया स्पर्म यहाँ पे। अब ये वाला मसल, ये स्मूथ सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मुझे बताओ वो स्पर्म मूव करके आगे पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, बोलो। फिर अगला वाला मसल, उसके जस्ट आगे जो लेयर है वो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो स्पर्म आगे पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस पूरे एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंशिया में बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, ये स्पर्म को मूवमेंट करा के वास डिफरेंशिया से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उस स्पर्म में इतना वेलोसिटी आ जाएगा, वास डिफरेंशिया ट्रेवल करते करते उस मूवमेंट की वजह से ऐसे ऐसे कि वो स्पर्म मेल बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब आगे का तो पाथ ही अभी आपको नहीं पता है, लेकिन यहां तक आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंशिया में स्पर्म कैसे मूव करेगा, बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक सूर में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर अगला किया, फिर अगला किया, एक सूर में, रिदम में, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। और एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंशिया, फिर उससे आगे, इस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं पल्सेशन। क्या बोलते हैं? पल्सेशन। तो पल्सेशन क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल ऑफ वास डिफरेंस एंड एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। और इसी मूवमेंट से स्पर्म विदाउट अपना एनर्जी खर्चा किए पूरे मेल बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बोले बात समझ में आया? पल्सेशन क्या होता है समझ में आया? अभिषेक, अभिषेक, यस सर। ज्योति, विभा, Yes, sir. देखो अब चैप्टर आगे धीरे धीरे मजेदार होते जाएगा, ठीक है। मैं चीजों को एकदम एक एक बात को एकदम क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ तक तो पढ़े, मजा भी आ गया, लेकिन अब एक क्यूरियोसिटी आ गया मन में कि वास्ट डिफरेंस के आगे क्या होगा, ठीक है। तो इस क्यूरियोसिटी का जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए आपको मेरा एपिसोड देखते रहना है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे वास्ट डिफरेंस के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा और कैसे क्या होगा। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म मेल बॉडी के जो टेस्टी जहाँ स्क्रोटम में था वहां पे बना और स्क्रोटम से इंग्युइनल कैनाल को होते हुए, वास्ट डिफरेंस को होते हुए बाहर निकल चुका है। अब स्पर्म एब्डोमिनल कैविटी में आ चुका है। अब वो वहां पे क्या करेगा, कहाँ गया स्पर्म, फिर वो बाहर कैसे निकलेगा मेल बॉडी से, इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। 10 मिनट में बातें होगी, ठीक है। तो आप तो क्या करो, इस पूरी जो अभी मैंने जो भी पढ़ाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और मैं इस पूरी बात को एक बार नोट से रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। चलिए आइए अब नोट्स में एक बार आपको दिखा देते हैं। आ गया? चलिए तो देखो, अब ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो, कौन वाला, ये वाला स्ट्रक्चर था ना अभी। अब ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। आ गया? दिख रहा होगा? अरे दिख रहा है, हमने फर्स्ट ट्यूब्यूल, उसका ट्यूबुलर रेक्टा है, रेटेड टेस्टिस, ये पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, रेटेड टेस्टिस। उसके बाद वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ठीक है। ये अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है, ठीक है। इंटरनल स्क्वायर ऑफ टेस्टिस बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब ये सब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। ये पूरा थ्योरी, आप पूरा थ्योरी पढ़ लेना, ये सब तो अभी आप पढ़े भी हो, आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसमें एक मिस्टेक, यहाँ पे लिखा है 2 to 3 हाईली क्वालिटी ट्यूब्यूल नॉन एसेंबली फ्लैश ट्यूब्यूल, नहीं 1 to 3, सही करो इसको, 1 to 3 स्क्रीनशॉट लो जल्दी। 1 से 3 होता है, 1 से 3 होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, सेमी फ्लैश ट्यूब्यूल को ही बोलते हैं। सही कर लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके अलावा टेस्टिस सॉरी सेमी फ्लैश ट्यूब्यूल के बाहर बाहर क्या मिलता है, लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, जो मेल सेक्स हार्मोन बनाता है एंड्रोजन, ठीक है। चलिए ये सब बात आप पढ़ लेना, आपको सब पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पल्ले पड़ जाएगा।
अब ये डायग्राम अभी मैंने आपको बताया नहीं, ये डायग्राम मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हाँ सर, टेस्टिस कहाँ है, स्क्रोटम कैविटी में, स्पर्म बना स्क्रोटम कैविटी, लेकिन फिर वो बाहर निकल के कहाँ आ गया एब्डोमिनल कैविटी में। कैसे आया? वाया इंग्नियल कैनाल, स्पर्मेटिक कोट के अंदर। अब उसके आगे क्या होगा इसकी बात तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखते हैं एनसीईआरटी में कुछ होमवर्क देने लायक है या नहीं। नोट्स में सारा कंटेंट पढ़ लीजिएगा जहां तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब बताते हैं आपको कहां तक पढ़ लेना है, बता रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 42 से स्टार्ट हो जाइएगा। 42 पे लिखा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग नंबर 3.1, वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। पेज नंबर 43 पे आ जाइएगा, ठीक है। और वहां पर बता रहा हूँ कहां तक पढ़ लेना है, बता रहा हूँ। छोड़ो, उस पूरी पेज को पढ़ लेना एंड तक, उसमें कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आएगी, जो नहीं आएगी वो कल आ जाएगा समझ में, ठीक है। पूरा पढ़ लेना एंड तक, ठीक है। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। अभिषेक, नो सर। ज्योति, No, sir. रिभा, No, sir. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।